What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Army. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जिंदगी में अगर ये अकेला एक काम कर लिया ना, तो जिंदगी में कोई आप लोगों को रोक नहीं सकता है अपना मुकाम, अपनी मंजिल हासिल करने से। बोला क्या गया यहाँ पर? यह बोला गया कि खुद को खुश रखिए, वह भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप लोग अपने आप को खुश रखना जान गए तो आप लोग ये सोचिए, ये इंसान जिसको आप लोग खुश रख रहे हैं 24 घंटे आप लोगों के साथ में रहता है, तो ये इंसान क्या क्या कर सकता है अगर इसका मूड सही रहेगा। जो काम आप लोगों ने डिसाइड किया है, जो टाइम टेबल आप लोगों ने बनाया है, जो भी चैप्टर या फिर आप लोगों को जो भी अपना कोई मतलब आज का टास्क आप लोगों को कंप्लीट करना है, अगर ये इंसान खुश है तो चुटकियों में कंप्लीट करेगा। भाई साहब, आज रिवीजन करना है बैठ के लक्ष्मीकांत के इन चैप्टर होगा तो खटाफट आप लोग करेंगे उसको, क्योंकि ये इंसान खुश है। तो इसलिए अगर आप लोग अपने आप को टैकल करना जान गए, आप लोगों ने सुना होगा ना आमिर खान वाली मूवी जो 3 इडियट थी, कि ये दिल ना बड़ा बच्चा होता है यार, इसको ना समझा के रखना पड़ता है। जब भी लाइफ में टेंशन हो, प्रॉब्लम हो तो समझा लो मामू, सब ठीक है। तो रियलिटी है वो, अगर ये काम करना आप लोग जान गए तो ये समझिए कि आप लोगों का जो दिल है, आप लोगों का जो मन है, आप लोगों का जो दिमाग है, ये चीजें अपने हिसाब एक पैटर्न में चलती हैं, आप लोगों को नजर आएगी और हर एक काम को बड़े ही शानदार तरीके से आप लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बहुत कम लोग हैं जो यहां पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाते हैं, यानी कि अपने आप को खुश रख पाते हैं। जरा सी लाइफ में कोई दिक्कत हुई नहीं, तुरंत रोना स्टार्ट कर देते हैं, यार जिंदगी में क्या हो गया, जिंदगी बर्बाद होगी, ऐसी तो नहीं थी जिंदगी, मैंने सोचा नहीं था ऐसी होगी जिंदगी, तो पता नहीं क्या क्या दिक्कतें बोलना स्टार्ट कर देते हैं। पर लेकिन रियलिटी ये है, अगर आप लोगों ने इसको समझना स्टार्ट कर दिया, देखिए हम लोग ना दुनिया को जानते हैं, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, वो ये कर रहा है, ये हो रहा है, पर लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं देखा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारा दिमाग 24 घंटे क्या गुनगुना रहा है, हम लोग 24 घंटे अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं। अगर ये चीजें आप लोगों ने पकड़ना स्टार्ट कर दी तो आप लोग उसको डायरेक्शन भी देना स्टार्ट कर देंगे। वही कहते हैं ना कि पहले दिक्कत पकड़ो तो सही, उसके बाद में उसका सोल्यूशन खोजना। जब तक आप लोगों को दिक्कत नहीं पकड़ में आएगी तब तक सोल्यूशन कहां से आएगा? अभी तो प्रॉब्लम ही नहीं पता है, तो पहले दिक्कत को पकड़िए, प्रॉब्लम को पकड़िए, तभी उसका सोल्यूशन खोजना स्टार्ट करोगे। और एक बार वो पकड़ में आ जाए तो फिर उसको छोड़िए मत जब तक उसका सोल्यूशन नहीं निकल जाता है। तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोग इनको समझेंगे और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करेंगे। काफी शानदार और काफी प्यारा ये डिस्कशन रहने वाला है। टकटकी लगाकर आप लोगों को ये वीडियो देखनी है तो शानदार तरीके से आप लोग चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद में जब हम लोग वीडियो डिस्कस करेंगे तो ये सारे आंसर तो आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसी के साथ में काफी कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलेगा, जिसको सुनकर आप लोग की आत्मा जो है वो तृप्त हो जाएगी। ऐसा क्यों बोला, वो तो आप लोगों को वीडियो में ही जानने को मिलेगा। अगर नहीं तृप्त हुई तो बता देना, जब नहीं तृप्त हुई तो बता देना, फिर आप लोगों को गंगा में नहलाकर तृप्त कर देंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, बात की जा रही है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में। एक और बात, अगर ये सारी चीजें आप लोग एक बार को समझ गए, आप लोग ये समझिए कि बिना ऑप्शन के आंसर देना आप लोगों ने सीख लिया है। एग्जाम में तो 4 ऑप्शन होंगे आप लोगों के सामने, तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है। अभी कई सारे राज्य में इलेक्शन हुए, जैसे कि आप लोगों ने देखा तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, आसाम, ठीक है, और पुडुचेरी जो कि यूनियन टेरिटरी थी। अगर बात करूं यहां पर, तो अभी रिसेंटली आप लोगों को ये बताना है, सबसे बड़ा जो उलटफेर देखने को मिला जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट में, ये यहां पर देखने को मिला आसाम के अंदर। तो यहां पर हेमंता बिस्वा जो शर्मा है, यहां पर इनको रिसेंटली अभी चीफ मिनिस्टर बनाया गया आसाम का। तो कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी कुछ और भी बातें इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ हिस्ट्री भी जानेंगे। यहाँ पर लेक्चर जो है वो बिल्कुल ऐसा रहने वाला है जैसे कि मिक्स वेज होती है, कहीं करंट तो कहीं हिस्ट्री, मजा आ जाएगा सुनने में और बन जाएगी मिस्ट्री। अभी बात की जा रही है हल्दी घाटी के बारे में। हल्दी घाटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो ये हल्दी घाटी की बैटल जो है ये महाराणा प्रताप जी के साथ में हुई थी। किसके द्वारा? ये मुगल एम्परर अकबर की जो फोर्स थी उसको कौन हेल्ड कर रहा था, इनके कौन था वहां पर उस टाइम पर जो उसको लीड कर रहा था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना फेवरेट है कि कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। पर लेकिन यहां पर जो मुगल जो फोर्स थी उनके द्वारा हरा तो दिया गया यहां पर महाराणा प्रताप जी को, पर लेकिन उनको पकड़ नहीं पाए। पकड़ क्यों नहीं पाए? क्योंकि आप लोगों को पता है किस पर सवार थे, वो चेतक पर सवार थे। तो रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, और वही है कि पड़ गया उनके, कि एक तरीके से पूरी आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, पूरी कहानी क्या पूरी स्टोरी टाइप में है, ठीक है, कि चेतक का पड़ गया हवा से पाला था। कुछ ऐसी थी वो पोएम की, राणा जी की मुंडी फ्री नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था। मतलब शानदार, मतलब पढ़ने में मजा आता था उसको जब उस टाइम पर। तो कई सारी लाइन है बीच बीच में याद आ रही है, एग्जैक्टली पूरी याद नहीं आ रही है, तो जिसको याद है लिखिएगा नीचे। तो यहां पर बड़ा शानदार लगता था वो, एक तरीके से मोटिवेशन भी आता था। तो ये जो लड़ाई हुई थी कब हुई थी ये आप लोगों को बताना है। अभी रिसेंटली यहां पर अवार्ड के बारे में बात की जा रही है, जिसको लगता है कि मैं गेम कवर नहीं करता हूं, कई बार कई सारे बच्चे बोलते हैं, पर लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो जरूर कवर करता हूं। ये चीजें आप लोगों ने ध्यान से देखी होगी। तो एक अवार्ड के बारे में बात की जा रही है जो रिसेंटली भी 2021 में अभी दिया गया, इसका नाम है लोरियस स्पोर्टमैन, ठीक है।
तो ये जो अवार्ड है, दो पर्सनैलिटी को अभी यहां पर देखने को मिला मेनली, जिनका नाम आप लोग को याद रखना है। एक तो बात की जा रही है यहां पर स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर और एक है स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है। तो इस जो लॉरियस अवार्ड है इसमें कौन कौन सी ये पर्सनैलिटी है, ये टेनिस के फील्ड में ये अवार्ड, ठीक है। तो आप लोग को दोनों का नाम बताना है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों पर्सनैलिटी, ठीक है। आगे बात करें, आप लोगों को पता है अफगानिस्तान में हमारी कंट्री के द्वारा बहुत ज्यादा डोनेशन दिया गया, दुनिया भर की वहां पर हेल्प की गई, कई सारे बांध भी बनाए गए। तो अभी बात करें सहतूत डैम के बारे में, तो हम लोगों ने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था, ये कौन सी रिवर के ऊपर है। इसी के साथ में अफगानिस्तान इंडिया जो फ्रेंडशिप डैम है, जिसको सलमा डैम के नाम से भी आप लोग जानते हैं, बांध है यहाँ पर, ये कौन सी रिवर पर है। आप लोग बोलेंगे सर ऐसा क्या जरूरत पड़ गई इनको याद करने की, अफगानिस्तान में खलबली मच गई है, उन्हें खलबली मच गई है, खलबली। रीजन क्या रखा है यहाँ पर, जो आज की डेट में अगर आप लोग बात करेंगे, तालिबान के द्वारा काफी कुछ चीजें कंट्रोल की जा रही है, तो उसका एक बांध भी अभी कंट्रोल कर लिया गया अफगानिस्तान का। यूएस से जैसे जैसे निकल रहा है तालिबान, रंग दिखा रहा है, तो समझेंगे इसके बारे में डिटेल में बातें। UDID, तो ये एक पोर्टल है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है फुल फॉर्म क्या है। क्रिएट करता है नेशनल डेटाबेस फॉर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो दिव्यांगन है हमारी कंट्री में, उनके लिए एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड तैयार करता है कि किस तरह की डिसेबिलिटी है, मतलब कौन सी प्रकार की डिसेबिलिटी है, यानी किसी को सुनता नहीं है, किसी को दिखता नहीं है, किसी के पैर में प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये कार्ड जो होता है इसके बेस पर जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा वो मिलती है। तो ये कौन तैयार करता है ये आप लोगों को बताना है। अभी एक रिपोर्ट है जिसका पूरा टाइटल आप लोगों को बताना है, पूरा टाइटल क्या है। यहां पर बेसिकली बेनिफिट और कॉस्ट क्या है, मिटिगेशन मतलब खत्म करने के मेथेन का फॉर्मूला तो याद होगा ना, बताइए चलिए क्या देखता हूं किस किस को याद है, जब आर्टिकल डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा आप लोगों को। मेथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को बताइए, ठीक है। ये तो यार बेसिक जो साइंस है आप लोगों ने कई बार पढ़ी होंगी अच्छे से। तो बात करें यहां पर इसके बारे में, तो ये बता रही है बेसिकली जो ये रिपोर्ट है ये सजेस्ट कर रही है कि मेथेन को कट करने की कोशिश करो, क्योंकि आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे पड़े हो, जबकि मेथेन का जो एमिशन है वो काफी खतरनाक होता है। आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है, तो इसको समझेंगे, मजा आएगा आप लोगों को सुनने में। रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ये रिपोर्ट जो है ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये बनाई गई, किसके साथ है मिलकर, ये कोएलिशन में कौन था ये बताना है, ठीक है। आगे बात करें यहां पर गौरी अम्मा, तो गौरी अम्मा जो रिसेंटली अभी जिनकी डेथ हुई है, ये 102 साल की यहां पर होकर हमारे बीच में से गई है। इनके द्वारा अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई, उसका टाइटल क्या था, और इनकी ऑटोबायोग्राफी को 2011 में केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है और पर्सनैलिटी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंस्पायर करने वाली फिगर थी। तो पर्सन इन न्यूज की कैटेगरी में इनके बारे में भी हम लोग समझेंगे। आगे बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अगर कहीं पर भी देश में किसी भी तरह की दुर्घटना घट रही है जनता के लिए, तो यहां पर जो ह्यूमन का राइट का हनन हो रहा है, यानी कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये बॉडी पिक्चर में आती है। आप लोग ये बताना है रिसेंटली अभी इसके एक्टिंग जो इसके एक्टिंग अभी कौन यहां पर इसके चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए। तो ये है प्यारा, काफी शानदार और इंटरेस्टिंग डिस्कशन। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करोगे। तो आइए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, एक एक न्यूज देखते हैं डिटेल में, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन न रहे। यहां पर बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में। अगर आप लोगों ने रामायण को ध्यान से सुना होगा या फिर देखा होगा, जब यहां पर राम जी जो है वो धनुष उठाते हैं सीता जी से शादी करने के लिए, उस टाइम पर जैसे ही उसका जो वो धागा होता है वो धनुष का वो बांध रहे होते हैं उस टाइम पर, तो वो टूट जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पर जो खड़क लेकर वहां पर आता है, यानी कि उस टाइम पर जो बोलता है ना कि मैं आकर यहां पर मैं आया हूं, किसने धनुष तोड़ा है, शिव जी का, तो बताइए मैं अभी उसको धरती पे से खत्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। तो लक्ष्मण को भी गुस्सा आ जाता है, तो लक्ष्मण तो जैसे तैसे कुछ भी बोल देता है, फिर राम गुस्सा शांत करता है जैसे तैसे। तो राम जी के द्वारा जब गुस्सा शांत किया जाता है, तो ये वही पर्सनैलिटी थे। ये माना जाता है कि कई बार इन्होंने धरती पे से जो क्षत्रिय हैं उनका विनाश किया है। तो परशुराम जयंती जो है वो सेलिब्रेट की जाती है आज के दिन, यानी कि 14 मई को। तो इन्हीं के बारे में यहां पर बात की जा रही है। जो परशुराम जी थे वो 6th इनकारनेशन माने जाते हैं लॉर्ड विष्णु, यानी कि भगवान विष्णु के 6th यानी कि छठे अवतार माने जाते हैं। इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है ये परशुराम जो जयंती के नाम से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, अब आप लोगों के सामने यहां पर आने वाली है शॉर्ट न्यूज। ये जो शॉर्ट न्यूज होंगी ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, और फिर इसके बाद में डिटेल में हम लोग न्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर आसाम के बारे में। अगर आसाम को आप लोग एक बार मैप में देखेंगे तो और अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। हमारी कंट्री में एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है जो कि टच करता है बाउंड्री दूसरे राज्यों के साथ में। एक है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। याद रखिएगा मेघालय एक अकेला ऐसा राज्य है जो कि हमारी कंट्री में ओनली आसाम के साथ में बाउंड्री टच करता है। और कई बार आप लोग भूल जाते हैं यहाँ पर एक राज्य जो कि वेस्ट बंगाल है, ये भी यहाँ पर आसाम के साथ में बाउंड्री टच करता है। कई बार याद नहीं रहता, ये लगता है कि यार वेस्ट बंगाल तो इधर है, पर लेकिन छोटा सा पोर्शन यहाँ पर टच करता है, ठीक है। ये इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। बाकी आसाम जो है इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी दो है, एक तो है यहाँ पर बांग्लादेश और दूसरी आप लोगों को भूटान देखने को मिलेगी। तो इस राज्य में रिसेंटली अभी इलेक्शन हुए तो उसी के बारे में ये न्यूज है।
तो यहाँ पर अभी रिसेंटली जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं इनका नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा। रिसेंटली यहाँ पर ये 15वें चीफ मिनिस्टर बने हैं आसाम के। तो यहाँ पर इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि दोनों ही बीजेपी पार्टी के मेंबर हैं और फिर से जीत कर आए, तो यहाँ पर इनको हटा दिया गया है, इनके द्वारा नाम प्रपोज किया गया है यहाँ पर इनका। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कहीं ना कहीं इनको हाई कमांड के द्वारा बोला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पार्टी है, कि आप पीछे हट जाइए, तो इनके द्वारा इनका नाम प्रपोज कर दिया गया। देखिए दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट बोल दो कि तुम नहीं हो यार, उसको बना देते हैं, अनाउंस कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, सामने वाले की बेइज्जती हो जाती है, इसमें थोड़ी इज्जत बच जाती है कि हाँ सामने वाले ने ही बोला है कि तुम बन जाओ, ठीक है, तो वो चीजें रहती है। अगर बात करें यहाँ पर अभी रिसेंटली जो आसाम गण परिषद है और यूपीपीएल है जो है, इनके द्वारा पार्टनरशिप में ये अभी गवर्नमेंट यहाँ पर बनाने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कोई भी प्रॉपर मेजोरिटी में वहां पर नहीं आया। इनके बारे में बात करें जो अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो हेल्थ और फाइनेंस वाला जो डिपार्टमेंट है ऑलरेडी इनके पास में रहा है, और फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर यहां पर इनके द्वारा फर्स्ट स्टेट टू रोल आउट द जीएसटी, यानी कि हमारी कंट्री में जब जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया तो याद रखिएगा पहला राज्य ये था जिसके द्वारा जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया, उस टाइम पर यही फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, तो आसाम था वो राज्य। तो हल्का सा आइडिया के बारे में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है, तो प्यारी न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं, सेकंड न्यूज आप लोगों के सामने, ठीक है। तो यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है महाराणा प्रताप जी के बारे में। वो नहीं कहते नाम तो आपने उसने सुना ही होगा, तो ये ऐसी पर्सनैलिटी है, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने इनका नाम नहीं सुना होगा देश के अंदर। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप की जो वीर गाथाएं हैं ये काफी फेमस भी हैं। अगर बात की जाए, यहाँ पर बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी ट्रिब्यूट पे किया गया है महाराणा प्रताप जी की जो बर्थ एनिवर्सरी थी उस पर, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ पर ये सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये बेसिकली रिलेट कहां से करते थे, तो राजस्थान हमारी कंट्री में, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट राज्य है, राजा रजवाड़ों के पॉइंट ऑफ से देखें तो काफी हरी भरी यानी कि कल्चरफुल आप लोगों को हिस्ट्री देखने को मिलेगी। किंग ऑफ मेवाड़ रीजन अगर बात करें आज के डेट में राजस्थान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर ये एल्डेस्ट सन थे यहाँ पर उदय सिंह सेकंड के, जिनके द्वारा उदयपुर फाउंड किया गया था। बैटल ऑफ हल्दीघाटी काफी फेमस है यहाँ पर, ये बैटल ऑफ हल्दीघाटी ये 18 जून 1576 में देखने को मिली, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ये 1576, ठीक है, तो यानी कि आप लोग 1576, तो ये पर्टिकुलर जो डेट है, ये ईयर जो है बेसिकली ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा हल्दीघाटी कई बार तो मैच करने के लिए पूछा जाता है स्टेट पीसीएस के अंदर, तो कि 2-3 लड़ाइयों के नाम दे देंगे और उनको मैच करा लेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो अकबर की जो सेना थी वो मानसिंह फर्स्ट के द्वारा यहाँ पर लीड की जा रही थी, और एक साइड में थे यहाँ पर महाराणा प्रताप जी। तो वैसे तो ये हार गए थे पर लेकिन ये पकड़े नहीं गए, ये बचकर निकल गए थे, और बचकर निकलने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रही यहाँ पर, तो चेतक साहब की रही यहाँ पर। तो ये घोड़ा था राणा प्रताप जी का, जो कि यहाँ पर काफी जाना जाता है, जब भी राणा प्रताप जी का नाम लिया जाता है तो चेतक का नाम हमेशा ले जाता है। तो बैटल ऑफ हल्दीघाटी के लिए काफी फेमस थे, तो बहुत लंबी छलांग इनके द्वारा लगाई गई थी उस लड़ाई से इनको बचाने के लिए। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि चेतक के द्वारा यहाँ पर उनकी जान उस टाइम पर बचाई गई। अगर बात करें यहाँ पर उस टाइम पर तो ये हार गए, पर लेकिन आगे चलकर जब यहाँ पर मेवाड़ वाले रीजन के ऊपर प्रेशर थोड़ा कम पड़ा, क्यों, क्योंकि उधर 1579 के बाद में यहाँ पर बंगाल और जो बिहार है वहां पर काफी सारे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करने लगे, और लोग जो हैं आप लोगों को पता है कि एक जगह से थोड़ा सा प्रेशर कम डालो तो दूसरी जगह लोग जो हैं ऐसी हरकतें स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो मुगल सेना थी वो दूसरी साइड में उन्होंने अपना थोड़ा दिमाग लगाया और यहाँ से थोड़ा ढीला छोड़ा, तो तुरंत इन्होंने अपना जो एरिया है वो समेटना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कुंभालगढ़, इसी के साथ में उदयपुर, नेक्स्ट यहाँ पर ये है यहाँ पर गोगोंडा, तो कई सारे एरिया इन्होंने अपने अंडर में ले लिए, और एक नई कैपिटल जिसका नाम था यहाँ पर छवान, ठीक है, तो ये नियर है दुर्गापुर के, जो कि मॉडर्न टाइम में अगर बोले तो ये इनके द्वारा यहाँ पर पूरा काम किया गया। तो शानदार तरीके की इनकी यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिली। कुछ और बातें अगर आप लोग यहाँ पर इनके बारे में एक्स्ट्रा अगर आप लोगों के माइंड में कुछ आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। देखिए अगर आप लोगों को लगता है ना कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि हाँ ये भी चीजें होनी चाहिए थी, तो कुछ आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे हिस्ट्री अगर आप लोगों ने कुछ और ज्यादा पढ़ रखी है कई सारी चीजें, तो सर ये भी होना चाहिए, तो कमेंट जो ना प्रोडक्टिव रहेगा। कमेंट बॉक्स में जब आप लोग कमेंट करेंगे तो काफी सारी प्रोडक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये थोड़ा सा एक काम है जरूर कीजिए, ताकि अगर कोई कमेंट पढ़े तो लगे कि हाँ कितना पढ़ा लिखा परिवार है, कितनी पढ़ी लिखी आर्मी है, सारे सही तरीके से चीजों को एक तरीके से होनी है। क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं आप लोग, एक दूसरे क्वेश्चन पोस्ट करो, अटेम्प्ट करो उनको, ठीक है। तो कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, खासकर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं एक दूसरे का आंसर दो। तो पढ़ने का माहौल जहां मिल रहा है तो पढ़ने का माहौल और अच्छा बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो दो पर्सनैलिटी मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। अवार्ड के बारे में अगर बात करें जो मैंने भी आप लोगों को बताया, एक सेकेंड, अवार्ड कहां है, अवार्ड तो भी आएगा, ठीक है, ये है यहाँ पर, ठीक है, ये है यहाँ पर अवार्ड जिसके बारे में भी बात करेंगे इन दोनों पर्सनैलिटी से। पर लेकिन इससे पहले ये न्यूज है, आप लोग इस न्यूज को देखिए। यहाँ पर इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में आप लोग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा, यहाँ पर समझेंगे एक कर कई सारी चीजें आप लोग को इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगी।
फ्रीडम फाइटर और जो वेटरन यानी कि एक तरीके से जो काफी ज्यादा अनुभवी बोलते हैं, बेसिकली जो वेटरन्स होते हैं इसका मतलब होता है अनुभवी किसी पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जिनका नाम था ललित राम। तो ललित राम जी अभी रिसेंटली 100 साल यानी कि पूरी सेंचुरी कंप्लीट कर यहां पर हमारे बीच से गए हैं, अभी हमारे बीच में ये नहीं रहे हैं। तो 2019 में ललित राम जी को यहां पर प्री इंडिपेंडेंट जो INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी जो यहां पर अभी रिसेंटली उसके बारे में बात की जा रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहां पर एक इवेंट देखने को मिला जिसमें 75वीं एनिवर्सरी जो आजादी की हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो आजाद हिंद जो सरकार है बेसिकली जो कि फ्रीडम फाइटर थे यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा यहां पर ये जो चीजें थी आगे लेकर चलेगी, तो उसका पार्ट भी यहां पर रहे हैं। तो उसी के चलते यहां पर ये न्यूज में क्योंकि रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो ये है पर्सनैलिटी जिनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर देखिए जिस तरीके से एक मोटा सा उदाहरण लेकर बताता हूं, मोटा सा और छोटा सा, ठीक है। उदाहरण क्या है, आज के डेट में दलाई लामा जी जो है वो अपनी कंट्री में है और तिब्बत में चाइना के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया है। तो इसलिए वो अपनी कंट्री में यानी कि हमारी कंट्री में आकर हमारी कंट्री से यहां से अपनी एग्जाइल गवर्नमेंट चला रहे हैं, यानी कि एक तरीके से ऐसा लगता है कि वो हमेशा अपनी कोशिश करते रहे कि तिब्बत जो है वो चाइना के हाथ से आजाद कराया जाए। हालांकि वो फिलहाल तो अभी पॉसिबल नहीं है, पर आगे देखते हैं जो भी होता है। इसी तरीके से हमारी कंट्री में जब अंग्रेजों की पकड़ थी उस टाइम पर जो भी फ्रीडम फाइटर थे अपने अपने लेवल पर अपना पूरा एफर्ट डाल रहे थे, पूरा प्रयास कर रहे थे कि कैसे अपने देश को आजादी दिलाई जाए। तो उस टाइम पर एक प्रोविजनल जो गवर्नमेंट थी ऑफ फ्री इंडिया यानी कि जिसका नाम था यहां पर बेसिकली आजादी के लिए अगर बात करें तो आजाद हिंद की बात यहां पर की जा रही थी। वैसे इसको बोला जा रहा था अर्जी हुकूमत ए आजाद हिंद, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से जो हुकूमत है उसको अर्जी देना कि हिंद को आजाद करो, अपनी कंट्री को आजाद करो। तो ये एक तरीके की प्रोविजनल गवर्नमेंट चलाई जा रही थी। तो जो इंडियन प्रोविजनल जो गवर्नमेंट थी ये जापान के द्वारा ऑक्युपाइड किया जाता था उस टाइम पर सिंगापुर। तो सिंगापुर में हम लोग यहां पर उससे अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बात है। और वर्ल्ड वॉर 2 पे पता है कि अंग्रेजों की जो हालत है वो काफी खस्ता हो गई थी, तो कहीं ना कहीं हमारे पास में एक मौका भी था। इसी के साथ में अगर बात करें अक्टूबर 1943 के आसपास में यहां पर अक्टूबर 1943 के सपोर्ट किया गया जो जापान के एम्परर हैं ताकि हमारी कंट्री को आजाद कराया जा सके। तो हमको काफी ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कराई गई, हालांकि एंड तक वो चीजें कंटिन्यू नहीं रही। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे उनके द्वारा काफी एक उन्हें कहते हैं कि साहसी योद्धा वाला एक रोल प्ले किया गया जिसके चलते चीजें आगे बढ़ी। आगे आप लोगों को पता है आजाद हिंद फौज बनी फिर इसी के पैटर्न पर ताकि अपनी कंट्री को आजाद कराया जा सके। तो आजाद हिंद फौज के द्वारा यहां पर जब एंट्री की गई इम्फाल कोहिमा के अंदर में, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में जब इनके द्वारा एंट्री की गई तो वहां से अपनी जमीन पर आकर कदम रखा, पर उस टाइम तक जो जापान की जो फोर्स थी वो कहीं ना कहीं हाथ छोड़ चुकी थी हमारा, ठीक है। काफी सपोर्ट प्रोवाइड करा पर एंड तक वो चीजें प्रोवाइड नहीं करा पाए। तो जो फोर्स थी वहां पर उसी आर्मी के साथ में यहां पर ये कनेक्ट थे, ठीक है, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है। तो ये कुछ बातें हैं जिनके बारे में आप लोग पता होना चाहिए बेसिकली चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये है बेसिकली न्यूज। आइए अब नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। सबसे पहले तो यहां पर बात की जा रही है एक अवार्ड के बारे में जिसका नाम है लोरियस स्पोर्टमैन अवार्ड, ठीक है। तो ये जो लोरियस जो स्पोर्टमैन अवार्ड है यहां पर, ये अगर इसके बारे में बात करूं तो लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड जो है ये एनुअली दिया जाता है यहां पर जो इंडिविजुअल को यानी कि या तो किसी इंडिविजुअल सिंगल पर्सन को या फिर टीम को दिया जाता है जो कि स्पोर्ट के फील्ड में एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देता है पूरे साल में, जो उसके द्वारा एक तरीके से परफॉर्मेंस दी गई है। ये अवार्ड 1999 में स्टैब्लिश किया गया था और आज की डेट में सबसे ज्यादा बार अगर किसी पर्सनैलिटी के द्वारा जीता गया है तो ये अवार्ड जीता गया है रोजर फेडरर के द्वारा। 6 बार ये अवार्ड जीता गया है, ठीक है। अब यहां पर इसके बारे में यहां पर बात करते हैं। अब की बार किसको दिया गया, तो अब की बार यहां पर 2 पर्सनैलिटी को दिया गया। एक साइड में तो है राफेल नडाल और यहां पर ये जो पर्सनैलिटी है साइड में इनका नाम है नाओमी ओसाका, ठीक है। तो ये जापान की है और ये स्पेन की है। तो इनको लोरियस स्पोर्टमैन जो अवार्ड है ये रिसेंटली अभी दिया गया। जो जापान की ओसाका है इनके द्वारा 2nd यूएस ओपन टाइटल लास्ट ईयर जीता गया। नडाल के द्वारा रोजर फेडरर के साथ में इक्वलिटी कर ली गई यहां पर जो 20 ग्रैंड स्लैम इनके द्वारा जीत लिए गए हैं, जिनमें से 13 जो हैं वो फ्रेंच ओपन है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इनको क्ले कोर्ट का बादशाह माना जाता है। तो क्ले कोर्ट पे काफी शानदार इनकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इसी के साथ में जो जर्मन स्कोरर है चैंपियन जिनका नाम है बेन म्यूनिक, ठीक है। तो इनके द्वारा भी यहाँ पर लास्ट सीजन जो थे यहाँ पर चैंपियनशिप लीग का वो देखने को मिला। तो यहाँ पर टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया गया। ब्रिटेन का फॉर्मूला 1 जो चैंपियन लुइस हैमिल्टन है, ठीक है, हैमिल्टन साहब को यहाँ पर एक तरीके से जो अगेंस्ट द रेसिज्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इनको एक एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया गया। टेनिस की जो लेजेंडरी जो प्लेयर है जिनका नाम है यहाँ पर बेली जेन किंग, ठीक है। तो यहाँ पर इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पर दिया गया इस एकेडमी के द्वारा। तो ये कुछ अवार्ड के नाम है जो गेम में कई बार आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, तो एक मोटा मोटा सा आइडिया रखेगा। नॉर्मली सिंगल पर्सन के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए।
काफी प्यारी और काफी इंपॉर्टेंट यहां पर ये न्यूज रहने वाली है। अफगानिस्तान के अंदर जो हरकतें अभी देखने को मिल रही हैं, तो उसी का एक खाका आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि हमारी कंट्री के साथ में बॉर्डर टच करती है। आप लोग बोलोगे सर कहां पर टच करती है, तो थोड़ा सा भी अगर मैप को आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहाँ पर, ये जो कि पाक ऑक्युपाइड एरिया के अंदर आता है, ये अफगानिस्तान का हमारी कंट्री के साथ में बॉर्डर टच होता है। आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री के द्वारा जो गवर्नमेंट के द्वारा रेक्टिफाई जो मैप यहां पर तैयार किया गया, उसमें अगर आप लोगों से पूछे तो कोई आप लोग आंसर अगर क्वेश्चन पूछे तो बोलेगा कि अफगानिस्तान भी टच करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो कौन कौन टच करता है? पाकिस्तान टच करता है 1, अफगानिस्तान हो गया 2, चाइना हो गया 3, नेपाल हो गया 4, भूटान हो गया 5, ठीक है। इसी के साथ में जो बांग्लादेश हो गया 6 और म्यांमार हो गया 7। तो 7 कंट्री ऐसी है जो हमारी कंट्री के साथ में बॉर्डर टच करती है। कई बार आप लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि श्रीलंका भी टच करता है, श्रीलंका टच नहीं करता है, ठीक है। तो पाक ऑफ जो स्टेट है यहाँ पर, ये स्टेट ये इसको अलग करता है, ठीक है। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया रखिएगा। आइए अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में। तो यहां पर क्या बात की जा रही है, एक एक कर समझेंगे और कई सारे कंफ्यूजन जो है वो आप लोगों के यहां पर दूर होंगे। अभी न्यूज क्या है, रिसेंटली तालिबान के द्वारा कैप्चर कर लिया गया यहां पर एक बांध यानी कि एक डैम, जिसका नाम था यहां पर दहला डैम, ठीक है। तो ये जो डैम था यहां पर बहन, जिसका नाम था दहला डैम, ठीक है। तो ये जो बांध है यहां पर, ये यहां पर सेकंड हाईएस्ट, ये बेसिकली लेकिन सेकंड सबसे बड़ा डैम है यहां पर। ये आप लोग बोलोगे पहला कौन सा है, तो पहला है यहां पर नगहुल, ठीक है। तो ये नगहुल डैम है, दूसरा है दहला डैम, तीसरा है यहां पर सरदेश बंद डैम, ठीक है। और नेक्स्ट है यहां पर यह है कजाकी डैम। तो ये 4 सबसे बड़े बांध हैं अगर बात की जाए यहां पर अफगानिस्तान के अंदर। हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर बांध के बारे में, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान के अंदर जो ये बांध है ये अभी अपने कंट्रोल में ले लिया गया है। और इधर हो गया काबुल जो कि इसकी कैपिटल है, तो इसके यहां पर ये साइड में देखने को मिलेगा, ठीक है। साइड में आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये हो गया पाकिस्तान जिसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, इधर हो गया पेशावर। तो ये पर्टिकुलर बात करिए तो काफी बड़ी बाउंड्री टच करता है यहां पर पाकिस्तान के साथ में अफगानिस्तान। तो यहां पर इस बाउंड्री का नाम क्या है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे इस डैम के बारे में। ये जो डैम है यहां पर, ये इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है यहां पर अर्घा बांध, ठीक है, अर्गनाबाद दाब। तो ये डैम इसके नाम से भी जाना जाता है। ये इस नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये इसी रिवर पर बना हुआ है, ठीक है, जो इसको बोलते हैं यहां पर अर्गनंद दाब, ठीक है। तो यहां पर ये जो इस रिवर के ऊपर बना हुआ है, तो इसलिए इसी नाम से इसको पुकारा जाता है। ये जो लोकेटेड है यहां पर, ये शाहवली कोट जो डिस्ट्रिक्ट है यहां पर कंधार प्रोविंस के अंदर अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा। और ये 1952 में यूएसए के द्वारा हेल्प की गई थी इसको बनाने में, तो ये बनाया गया है। यूएसए के द्वारा बनाने में हेल्प की थी, पर प्रेजेंट टाइम पे इसको मेंटेन रखने में जो हेल्प की जा रही है, ये हेल्प की जा रही है यहां पर किसके द्वारा, कनाडा के द्वारा। तो कनाडा काफी हेल्प कर रहे हैं यहां पर। और ये रिवर भी है जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया, अर्घंद दाब तो रिवर, ठीक है। तो ये जो रिवर है पर्टिकुलर, इस पर ये बांध है और ये बांध जो है ये कंट्रोल कर लिया गया तालिबान के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर, ये अगर ये कंट्रोल कर लिया जाएगा तो क्या नुकसान देखने को मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो डैम इंपॉर्टेंट क्यों है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर ये जो कंधार के जो लोग हैं उनको ये पानी प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो जो कंधार सिटी है उसमें पानी का बहुत बड़ा स्रोत है। तो कल को यहां पर इसका पानी रोक लिया गया तो बहुत सारे लोग जो है वो त्राहिमाम करने लगेंगे, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ जो पीपल है यहाँ पर वो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर ये इरिगेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा ये इस तरीके के जो प्रोजेक्ट होते हैं इनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलते हैं। मतलब क्या है, इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, मछली पालन के लिए, बिजली जो बनाने के लिए और पानी पीने के लिए भी यहाँ पर इस तरीके के प्रोजेक्ट जो हैं वो यूज किए जाते हैं ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस के लिए, यानी कि सिंचाई के लिए, मछली पालन के लिए, पानी पीने के लिए और बिजली तो बनेगी बनेगी, ठीक है। तो आम के आम और गुटलियों के दाम, तो कई सारे काम इससे किए जाते हैं, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न टाइम पर यहाँ पर इसको मैनेज करने के लिए, रिपेयर करने के लिए काम कर रहा था यहाँ पर कनाडा, बनाया गया था यूएसए के द्वारा। तो अगर इसके बारे में ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो याद रखिएगा रिवर का नाम भी पूछा जा सकता है। कोई बच्चा ये बोल सकता है कमेंट बॉक्स में कि सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इनके डैम के बारे में पढ़ें, हमको क्या करना है इनके डैम के बारे में पढ़कर। आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर लेकिन रीजन इसका है पीछे, क्यों, क्योंकि हम भी ऑलरेडी यहां पर डैम बना चुके हैं। तो इसलिए डैम के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। रिसेंटली अभी सहतूत जो डैम था ये हमारी कंट्री के द्वारा यहां पर कंस्ट्रक्ट किया गया, कहां पर, काबुल जो रिवर है, ठीक है। तो इसलिए यहां के डैम जो है हम लोग यहां पर काम करें। इसी के नाम पर एक डैम है यहां पर अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, ठीक है। तो सलमा डैम के नाम से भी जानते हैं, तो हरी रिवर के ऊपर। तो हम लोग भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कोई ना कोई बेस होगा किसी न किसी रीजन के लिए। तो आप लोग थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन माइंड में आया तो क्वेश्चन गया और तुरंत एक एक नंबर जो है आप लोगों को लिस्ट के अंदर रहना है या फिर लिस्ट से बाहर निकालना है, ये डिसाइड करेगा। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग कितने अच्छे से रिविजन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आ गया तो ये मत बोलना पढ़ाया था पर लेकिन आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया, ठीक है। तो रिवीजन करते रहना है, ओके। तो यानी कि आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर।
ये जो न्यूज़ है अपने देश के बारे में बात करेगी तो देश की हालत जो है कई मायनों में खस्ता है। तो उसके बारे में समझते हैं आखिर क्या क्या दिक्कत कहां पर देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, अगर कोई रिपोर्ट रहती है तो उसके बारे में जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं। ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर ये हंगर वॉच के द्वारा क्लेम की गई कि कोविड-19 के चलते अभी रिसेंटली इतनी दिक्कत हमारे देश में देखने को मिल रही है कि जो गांव वाले एरिया में तो फिर भी लोगों को खाना पीना ठीक ठाक मिल जा रहा है उनको, क्योंकि खेतों में सारी चीजें उगाई जाती हैं तो उनका काम चल जाता है, और राशन की व्यवस्था भी गांव में काफी अच्छी है तो काम चल जाता है। पर लेकिन शहरों में कोई ज्यादा अच्छी प्रोविजन नहीं है, तो बहुत सारे जो गरीब लोग हैं शहरों के अंदर भूखे मर रहे हैं आज की डेट में। तो ये जो रिपोर्ट है ये प्रस्तुत की गई यहाँ पर हंगर वॉच के द्वारा, ठीक है। तो जो ये पर्टिकुलर्स के बारे में अगर बात करें तो इनके द्वारा ये स्टडी की गई। ऐसा नहीं है कि ये पहली ऐसी रिपोर्ट है जिसके द्वारा हमारी कंट्री में क्या कंडीशन बनी है उसके बारे में बातें बताई गई है। ऑलरेडी अगर अदर और रिपोर्टों के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि यूएनडीपी का है, इसके द्वारा बोला गया कि इंडिया जो है अभी एक्सट्रीम पॉवर्टी में कई सारे लोग पहुंच गए हैं कोविड-19 के चलते भी। तो 207 मिलियन के करीब जो लोग हैं ये अभी पॉवर्टी रेखा के और नीचे यहां पर पहुंच रहे हैं। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी देश में देखने को मिलेगी, 2030 तक का काफी बुरी कंडीशन देखने को मिल सकती है। और ये सब किसका कारनामा है? तो कोरोना का कारनामा है ये सारा, ठीक है। तो ये काफी खतरनाक सिचुएशन बन रही है देश के अंदर। दूसरा बात करें यहां पर, यह प्यू रिसर्च जो सेंटर है इसके द्वारा बोला गया कि 32 मिलियन जो इंडियन हैं वो पुश किए जा रहे हैं आजकल, खासकर जो मिडिल क्लास फैमिली में रहते थे वो भी गरीब हो गए हैं। सोचिए किसी के पास में 12-13 लाख रुपए हैं, कोविड-19 के चलते 4 लोग घर में बीमार हो गए तो उसके वहां पर 12-13 लाख रुपए तो वो पुज ही गए, लग ही गए। इसके अलावा और अगर कोई दिक्कत पड़ रही है तो घर भी बेचना पड़ गया। ऐसी न्यूज मैंने आप लोग को डिस्कस भी की है, तो ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल रही है। तो वो जो परिवार है सीधा पहुंच गया गरीबी रेखा के नीचे, खाने के भी लाले पड़ गए घर में। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं तो गरीबी जो है वो बढ़ रही है लोगों के अंदर, इस तरीके की सिचुएशन हो रही है देश के अंदर। हंगर वॉच एक और यहां पर इनके द्वारा जो बात करें, इनके द्वारा जो बात बताई गई कि फूड इनसिक्योरिटी जो है वो आज के डेट में काफी ज्यादा बढ़ रही है, और काफी सारे जो लोग हैं वो एंटर द लेबर फोर्स, यानी कि कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो नॉर्मल तरीके से जो काम करते थे उसको छोड़कर अलग तरीके से जैसे मनरेगा में काम करने के लिए उनको परेशान होना पड़ रहा है। तो ये जो हंगर वॉच है ये क्या है? ये एक तरीके का यहां पर बेसिकली सोशल ग्रुप है जिनका एक तरीके से मूवमेंट आप लोग बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलने लगूं कि हम लोग को एक मूवमेंट चलाना है कि देश के अंदर जहां पर भी हम लोग को जगह मिलेगी वहां पर हम लोग को पेड़ लगाना है। अपने जन्मदिन पर हम लोग पेड़ लगाएं, कम से कम कोई खुशी मिल रही है उसमें पेड़ लगाएं। तो आप लोग उस पेड़ को देख भी सकते हैं, आप लोग पेड़ के साथ साथ में एस्पायरेशन भी आप लोग की बढ़ती रहती है, तो उसको देखकर आप लोग पानी दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसी के बारे में अगर बात करें तो ये एक मूवमेंट है, तो इस तरीके से याद रखिएगा इसके बारे में। आगे बात करें यहां पर ये बोला जा रहा है कि 55% के करीब अभी फिलहाल जो लेबर फोर्स है उसमें लोग बढ़ गए, जैसे MGNREG के तहत काम करने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि नॉर्मल तो जॉब मिल नहीं रही है और घर की रोजी रोटी चलानी है तो कैसे काम चलेगा। बच्चों को भी लेबर फोर्स में लगाया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं हमारे संविधान में अगर आप लोग जाएंगे तो पार्ट 3 में आप लोग को देखने को मिलेगा आर्टिकल 24, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें चाइल्ड लेबर को रोकने की बात की जाती है आर्टिकल 24 के अंदर, यानी कि बच्चों का भी राइट है कि आप लोग उनसे ये हरकतें न करवाएं। पर लेकिन ये बढ़ जाती है चीजें जब जब कोई गरीबी चीजें देखने को मिलती है, बच्चों को भी लगा लेते हैं फिर काम में, ठीक है। इसी के साथ में कई सारे लोग ऐसे जिनकी जॉब तो चली गई पर लेकिन फिर से उनको मिली नहीं है, ये दिक्कत देखने को मिल रही है। लॉकडाउन के चलते इनफॉर्मल सेक्टर में काफी सारे जो लोग हैं वो आज के दिन में एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर की नॉर्मल जॉब उनको मिल नहीं पा रही है। तो आफ्टर लॉकडाउन इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो और ज्यादा आप लोगों को कंडीशन खराब नजर आएगी। अगर बात करें इनकम के बारे में, हाफ और द क्वार्टर जो अगर बात करें मोर देन हाफ द अर्बन जो आज के दिन में जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जबकि गांव वाले एरिया में आप लोगों को 1/3 के करीब देखने को मिलेगी। यानी कि गांव के एरिया में फिर भी लोगों के पास में खेती है, जैसे तैसे कर कर अपना गुजारा बसर चल जाता है। एक परिवार के पास में अगर कुछ जमीन भी है तो अपना कुछ तो उगाएंगे कुछ तो खाएंगे, पर लेकिन शहरों में ये चीजें नहीं देखने को मिलती है। गांव में आप लोगों ने देखा होगा पहले मिट्टी का तेल मिलता था, अब राशन मिलता है यहाँ पर गल्ले की दुकान पर जाकर आप लोग इस तरीके से सिचुएशन देखते हैं। हमारी कंट्री में फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिसके तहत गांव में कई सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। सिटीज में नॉर्मली ये चीजें देखने को नहीं मिलती है। आप लोग बोलोगे क्यों, सिटीज में भी तो प्रोवाइड कराई जाती है। हमने तो पढ़ा था कि फूड सिक्योरिटी एक्ट शहर में भी इंप्लीमेंट करते हैं और गांव में भी इंप्लीमेंट करते हैं। हाँ करते हैं, उसका रीजन मैं आप लोग को बताता हूं क्या है, ठीक है। अभी बात करें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको शॉर्ट फॉर्म में PDS बोलते हैं, इसके थ्रू हमारी कंट्री में लोगों को खाना प्रोवाइड कराया जाता है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, बेटर कवरेज अमंग द रूरल एरिया, यानी कि गांव वाले एरिया में हम लोग इसको अच्छे से कवर करते हैं, शहर वाले एरिया में इसको अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन क्या है? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि कई बार लोग आप लोगों को देखने को मिलते हैं गांव में से जाते हैं शहर में जैसे तैसे रहकर अपना जॉब के लिए गुजारा करते हैं, इधर उधर जाकर अपना टाइम उनका इसी तरीके से कभी कहीं लेट गए, कभी कोई रेलवे ट्रैक पे लेटा हुआ है, कोई पार्क में लेटा हुआ है, तो जैसे तैसे अपना काम चलाते हैं। उनके पास में राशन कार्ड प्रॉपर नहीं होता है, पहली बात। दूसरा जो है जो क्वालिटी और जो क्वांटिटी है यहाँ पर न्यूट्रिशन लेवल की वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहां पर उनके पास में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं होती जिसको वो एंजॉय कर सकें।
अगर उनको कुछ भी चीजें चाहिए तो उनके पास से पैसा तो है नहीं है, तो दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इन्होंने किसी से पैसा उधार लिया, उसके बाद में उस पैसे को यूज किया अपना खाना खरीदने के लिए, ठीक है, अपनी चीजों को सही करने के लिए, तो ये जो पैसा इनके द्वारा यहां से लिया गया है, जो ये उधार पैसा इनके द्वारा यहां से लिया गया है, वो पैसा फिर इनको पे भी करना होता है और कई बार हाई इंटरेस्ट पर इनको ये पैसा मिलता है। नॉर्मली कोई ऐसा इंसान दिखेगा जो मजबूरी में किसी की हेल्प करेगा, लोग बाग क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में कि ब्याज मिलेगा, ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में कई बार ऐसा करना पड़ता है इन लोगों को कि अपना एक टाइम खाना नहीं खाते हैं यार, एक टाइम खाना खा के रह लेते हैं। ये खुशी नहीं है कि अपना वेट लूज करें, नहीं, ये मजबूरी है, इस टाइम पर ऐसी कंडीशन बन जाती है इनकी। तो ये प्रॉब्लम सारी सिटीज में नॉर्मली देखने को मिलती है, एक टाइम खाना न खाए बगैर ही यहां पर काम चलाना पड़ता है। अगर आगे कुछ बातें आप लोगों को बताऊं तो यहां पर काफी और ज्यादा जो वनरेबल ग्रुप है, जैसे कोई सिंगल मदर है, उसको बच्चे भी पालने हैं और आज के डेट में घर गृहस्थी भी देखनी है और अपना वो भी चलाना है, गुजारा भी करना है, मतलब बाहर से कमाई भी आनी चाहिए। तो सिंगल मदर के लिए और ज्यादा दिक्कत बढ़ गई ऐसे टाइम पर। पहले तो कहीं झाड़ू पोछा कर लिया, किसी के बर्तन कर लिए और बहुत सारे काम मिल जाते थे। आज की डेट में कोई घर में आपने आने नहीं दे रहा है कि हाँ कोविड-19 न लग जाए, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनको आज की डेट में ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा जो ह्यूज इंपैक्ट पड़ा है वो औरतों के ऊपर ही पड़ा है। डिसेबल सेक्शन है सोसाइटी का जो और ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। वैसे ही इनको ज्यादातर जॉब वगैरह नहीं मिल पाती है सोसाइटी के अंदर, तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो एक अलग बात है, और अब यहां पर ये और बुरी कंडीशन आ गई है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बाहर निकलकर गाना गाकर बजाकर जैसे तैसे अपना जुगाड़ करते थे, खाना पीना अपना जैसे तैसे बटोरते थे, बेचारी इनकी भी बुरी कंडीशन अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओल्ड पर्सन जो है उनकी, यानी कि जो घर में बुजुर्ग हैं, आप लोगों ने देखा कई सारी ऐसी भी न्यूज सामने निकल कर आई कि घर के बुजुर्ग को जो है वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ दिया। यानी कि जिन माँ बाप के द्वारा इन बच्चों को पाला गया, वही बच्चे जो है अब अपने माँ बाप को पाल नहीं पा रहे हैं। बोला था ना मैंने कि एक माँ बाप मिलकर 100 बच्चों को पाल लेते हैं, पर 100 बच्चे मिलकर जो है वो एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी साफ साफ। तो कोविड-19 का यहां पर भी इंपैक्ट पड़ा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में बात करें तो इसने भी कुछ डेटा प्रस्तुत किया है। इसके द्वारा बोला गया कि वर्ष आज के डेट में काफी ज्यादा जो स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि रुक जाना। आप लोगों ने एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेट हो गया, तो आप लोगों ने इकोनॉमी में पढ़ी होगी ये सारी चीजें। तो वर्ष जो अभी देखने को मिल रहा है स्टैग्नेशन, मेल न्यूट्रिशन के बारे में बात करें, स्टंटिंग वेस्टिंग जो चिल्ड्रन के अंदर काफी ज्यादा बढ़ रही है, और इसी के साथ में एनीमिया का शिकार हो रही है महिलाएं और बच्चे भी। स्टंटिंग और वेस्टिंग क्या होती है? स्टंटिंग वेस्टिंग मैंने आप लोगों को बढ़ाई है पहले कई बार, फिर से बता देता हूं। नॉर्मल बच्चा वो है जिसकी एज जो है वो ठीक चल रही है, एज के हिसाब से उसकी हाइट बढ़ रही है, एज के हिसाब से उसका वेट बढ़ रहा है। अगर वेस्टेड की कैटेगरी में आ गया तो इसका मतलब ये है कि लो वेट रह गया हाइट के हिसाब से, यानी कि दुबला पतला हो गया, हाइट तो बढ़ गई है पूरी पर लेकिन वेट काफी कम है, ठीक है, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। स्टंटिंग का मतलब ये कि हाइट थोड़ी छोटी रह गई है अपनी एज के हिसाब से जितनी होनी चाहिए थी। और यहां पर अंडरवेट का अगर बात करें तो यहां पर बात करेंगे कि यहां पर अंडरवेट में लो वेट रह गया एज के हिसाब से, यानी कि जितनी एज थी उसके हिसाब से वेट नहीं बढ़ा है। तो इनमें कई बार डिफरेंस भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैच करने के लिए आ जाए तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। आइए अब यहां पर बात करेंगे स्टेट न्यूज के बारे में। तो राज्य से क्या न्यूज निकल कर आ रही है इसको समझते हैं। राज्य की जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये बात की जा रही है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल के बारे में। तो यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन जो पोर्टल है, ये एक तरीका पोर्टल का मतलब वेबसाइट आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, जहां से सर्टिफिकेट दिया जाता है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। तो इनके द्वारा अभी एक नोटिफिकेशन इश्यू किया गया है कि मैंडेटरी कर दिया गया, यानी कंपलसरी कर दिया गया सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कि ग्रांट करे सर्टिफिकेट जो कि डिसेबल सेक्शन है सोसाइटी के अंदर ऑनलाइन मोड में, यानी कि उनको चक्कर न काटने पड़े यार कि हाँ ऐसे ऐसे कर ये काम करना पड़ रहा है। तो ये जो इफेक्ट से बात की जा रही है 1 जून से यहां पर ये ऑनलाइन मोड से चीजों को करने की बात की जा रही है। ये एक डेमो तरीके से मैंने आप लोगों को यहां पर दिया है, इसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसा होता है यहां पर यूनिक डिसेबिलिटी जो आईडी है। तो यहां पर इस तरीके से नंबर रहेगा, ठीक है, यहां पर नाम देखने को मिलेगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, डिसेबिलिटी किस कैटेगरी की है, विजन कम है, पैर में कोई प्रॉब्लम है वो दिक्कत, और ये वैलिडिटी क्या है। तो ये सारी चीजों इस सर्टिफिकेट पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये अगर ऑनलाइन हो जाता है तो काफी सहूलियत यहां पर लोगों को देखने को मिलेगी। तो यूनिक जो डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन जिसको यूडीआईडी बोलते हैं पोर्टल, ये क्रिएट करता है नेशनल डेटाबेस, यानी कि देश के अंदर एक डेटा, यानी कि जो यहां पर जो भी यहां पर डेटा है उसको इकट्ठा करता है यहां पर, ताकि उसको ढंग से यूटिलाइज किया जा सके, आगे कोई स्कीम भी चलानी है अगर तो प्रॉपर में, ठीक है। तो यूनिक डिसेबिलिटी एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। यूनिक का मतलब क्या है, इससे पता चल जाता है कि किस तरीके की डिसेबिलिटी है प्रॉपर वे में, और सारी चीजें यहां पर क्लियर लिखी होती हैं। तो ये जो आईडी कार्ड है इसके बेस पर फिर कई सारी फैसिलिटी मिल जाती है। तो इसके चलते ये एनकरेज करेगा जो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट करेगा चीजों को, यानी कि कोई घपलाबाजी नहीं देखने को मिलेगी, इफिशिएंसी बढ़ेगी और ईज ऑफ डिलीवरिंग गवर्नमेंट बेनिफिट, यानी कि कल को अगर यहां पर किसी को खाना देना है, किसी को राशन देना है, किसी को कपड़ा देना है, किसी को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, जो भी यहां पर गवर्नमेंट जॉब में जाना है,
या एजुकेशन में किसी को रिजर्वेशन वगैरह जो प्रोवाइड कराना है, तो ये सारी चीजें आराम से उनको इंप्लीमेंट की जाएगी जब यहां पर ये कार्ड पास में होगा। तो इंश्योर करता है कि यहां पर यूनिफॉर्मिटी, ताकि चीजें जो है वो इंश्योर की जा सके, यानी कि चीजें यहां तक पहुंचाई जा सके। तो क्या क्या फायदे देखने को मिलेंगे? एक तो फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस सामने निकल कर आएगी, ठीक है। ऑल लेवल पर हायरार्की में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि ये चक्कर न काटने पड़े और कोविड-19 के चलते जो घर में रहे सारी चीजें घर में ही मिल जाएं, तो वो ज्यादा बेटर है। आप लोग बोलोगे सारा जो काम हमारी कंट्री में किया था इसके पीछे कौन खड़ा हुआ है? तो इसके पीछे खड़ा हुआ है ये एक धनुधर एक्ट, इसका नाम क्या है? राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो यहां पर बात करता है कि राइट ऑफ पर्सन, एक ऐसे पर्सन का राइट जो कि डिसेबल है, इनके जो दिव्यांगन है, तो उस पर्सन के राइट के बारे में बात करता है। ये रिप्लेस करते हैं यहां पर पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारी कंट्री में जिसको बोलते थे इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट, और इसी के साथ में फुल पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो ये बहुत लंबा नाम था, इसका नाम छोटा कर दिया अभी यहां पर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। तो यहां पर ये 1995 का जो एक्ट था उसको रिप्लेस करके 2016 का आ गया। रीजन क्या था? इसमें जो एक्ट था ना पुराने वाला, उसमें बहुत कम डिसेबिलिटी की जो बेसिकली प्रोविजन थे बहुत कम थे। अब यहां पर इनको काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, मुझे लग रहा है सर 23-24 कर दिया, आई थिंक एक्जैक्टली मुझे याद नहीं है, अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या, बेसिकली पहले बहुत कम डिसेबिलिटी थी, 6-7 के करीब डिसेबिलिटी मानी जाती थी। अब बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटी भी उसमें ऐड कर दी गई है प्रेजेंट टाइम के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो, ठीक है। तो उनको यहां पर इंक्लूड किया गया, तो इसके चलते एक नया एक्ट लाया गया अमेंडमेंट कर। कुछ और बातें अगर मैं आप लोगों से करूं, यहां पर 3% to 4% यहां पर गवर्नमेंट जॉब के अंदर, इसी के साथ में 3% to 5% हायर एजुकेशन के अंदर इनका जो रिजर्वेशन है वो बढ़ाया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में हम लोग काफी अच्छे बच्चे हैं, यानी कि हमारी कंट्री काफी अच्छे बच्चों की कैटेगरी में आती है। मैक्सिमम जो यूएन के द्वारा जो भी प्रोविजन किए जाते हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, मैक्सिमम का हम लोग पार्ट है, ठीक है। तो इंडिया सिग्नेटरी है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन है ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी आप लोगों के पता होनी चाहिए। अगर कुछ लिखने के लिए भी आता है यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में, तो ये आप लोग वहां पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आइए थोड़ी सी देश की अर्थव्यवस्था में समझ लेते हैं क्या क्या बातें चल रही है। तो इकोनॉमी के बारे में यहां पर ये न्यूज निकल कर आ रही है। यहां पर जो बात की जा रही है रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी। देखिए मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम ढंग से नहीं कर रही है, उसके ऊपर कोई एक ऐसा अथॉरिटी बैठा देना कि उसकी जो वर्किंग है उसको समझे और जहां जहां पर जो दिक्कत है उसको देखे, ताकि दिक्कतें और ज्यादा न बढ़े। तो इसी के चलते रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी जो है वो क्रिएट की गई है। कोई पूछे किसके द्वारा क्रिएट की गई है, तो डायरेक्ट आप लोगों के माइंड में आना चाहिए। अगर कोई बात करें यहां पर, तो ये न्यूज आप लोगों ने पढ़ रखी है, तो आप लोगों के माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर ये क्रिएट की गई है, ठीक है, जिसको RRA 20 बोला गया है, ठीक है, 2.0 या 2.0 भी आप लोग बोल सकते हैं कई बार, ठीक है। यानी कि ये इसका सेकंड वर्जन है। आप लोग बोलेंगे पहले भी वर्जन आ चुका है, इसका मतलब जी हाँ बिल्कुल आ चुके हैं। आइए देख लेते हैं। फर्स्ट जो रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी यहां पर बनाई गई थी, ये 1999 में बनाई गई थी। आरबीआई के द्वारा सेटअप किया गया रिव्यू करने के लिए, ताकि रेगुलेशन, सर्कुलेशन और जो रिपोर्टिंग सिस्टम है उसको ढंग से रिव्यू किया जा सके और हमारी कंट्री में खासकर पब्लिक बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे फीडबैक लिया जाए और कैसे पूरे सिस्टम को दुरुस्त करना है उसके ऊपर फोकस किया जाए। तो 1999 में बनी, अभी काफी बड़ा टाइम हो गया, तो लगा कि यार थोड़ा सा और चीजों को देख लेते हैं, क्योंकि उस टाइम से आज के टाइम में काफी कुछ बदल चुका है, काफी परिवर्तन आ चुका है, ठीक है। यानी कि जैसे आज तो मेट्रो चल रही है, उस टाइम पर तो मेट्रो नहीं थी, ठीक है। तो आज के डेट में ऐसा आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो सेकंड वर्जन इसका लाया गया है, ये फर्स्ट में से हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट हो गया और ये रेगुलेट करेगा और रिड्यूस करेगा जो भी कंप्लेंट्स है, बर्डन जो कि आज के डेट में देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आज की डेट में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन तुरंत निकाल दिया जाए, उसका क्या क्या समाधान है, तो सारी चीजें अच्छे लेवल पर चलने लगती है। जो कमर्शियल बैंक है यहाँ पर, इसी के साथ में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं, वो यहाँ पर बेसिकली चीजें इनको रेगुलेट करती हुई चीजें दिखेंगी आप लोगों को, और सिंप्लीफाई किया जाएगा प्रोसीजर, ताकि जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है वो कम से कम रहे और ढंग से चीजों को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा सके फीडबैक के बेस पर भी, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं ना आप लोगों को कि वीडियो के एंड में आप लोग अपना मार्क्स वगैरह जरूर दिया कीजिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिससे कि चीजों को इंप्रूव की जा सके। और काफी अच्छा लगा मुझे अगर छोटी छोटी बातें आप लोग पकड़ते हो ना, ये रियलिटी में यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अभी मैंने कल जो था आप लोगों को बताया था कि तमिलकम के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो एक बच्चे के द्वारा बोला कि सर आपने बोला था तमिलकम के बारे में बताएंगे, पर आपने नहीं बताया, तो मैं आपके नंबर काटता हूं। तो उसने नंबरिंग दी वहां पर। अच्छा लगा मुझे यार, इस तरीके से अगर आप लोग इस तरीके से चीजों को रिव्यू करोगे तो मजा भी आएगा मुझे पढ़ाने में, क्या क्या फीडबैक है मुझे मिलता रहेगा आराम से। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं, तो ये जरूर पार्टिसिपेट किया कीजिए, मजाक की बात नहीं है। अगर लगता है लेक्चर में कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए, तभी तो चीजें इंप्रूव होती हैं। तो यहाँ पर तमिलकम के बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं, ये तो न्यूज खत्म हो गई है,
बेसिकली रेफर किया जाता है ज्योग्राफिकल रीजन जो कि इनहेबिटेड किया जाता है जो तमिलियन लोगों के द्वारा। तो पुराने टाइम में इसको यहाँ पर तमिलकम के नाम से जानते थे। आज की डेट में पर वो लोग वहां पे तो नहीं है, अलग अलग एरिया में चले गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पोस्ट किया था टेलीग्राम पर, अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया हो। देखिए मैं टेलीग्राम पर क्वेश्चन भी टाइम टू टाइम पोस्ट करता रहता हूं, तो आप लोग उसको अटेम्प्ट किया कीजिए। और फिर जैसे ही आप लोग उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं तो राइट साइड में यहां पर एक बल्ब बना हुआ आएगा, उस पर क्लिक करना तो आप लोगों को वहां पर उसका आंसर भी दिख जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें तो ये तमिलनाडु के अंदर आता है, केरला के अंदर, पुदुचेरी के अंदर, लक्षद्वीप के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर और कर्नाटक के अंदर। तो तमिलियन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इधर उधर बसे हुए हैं आज की डेट में। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। ठीक है, तो अब है पूरा नंबर कर देना। ठीक है देखिए सही लगता है इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक के बारे में ये न्यूज है और एक शानदार न्यूज है, एक कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को जानने को मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज आ सकते हैं आप लोग। सबसे पहले तो ये किसके बारे में बात की जा रही है, इधर है सन, ठीक है, यहां पर हो गया मरकरी, यहां पर हो गया वीनस, यहां पर हो गया अर्थ। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। यहां पर हम लोगों का फोकस रहेगा वीनस के ऊपर। आखिर फोकस क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं, न्यूज क्या है। रिसेंटली अभी जो साइंटिस्ट हैं यहां पर ऐसी हरकतें वैसे कौन करता है, नॉर्मली ये नासा के लोग ही करते हैं। ठीक है, तो नासा कौन है, यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है, उनके द्वारा अभी यहां पर रेडियो वेव भेजी गई प्लैनेट के लिए ताकि उसको चेक किया जा सके। तो ये जो रेडियो वेव भेजी गई थी यहां पर, अभी ये जो रेडियो वेव यहां पर वापस आ रही है, ऐसी पहले से भी यहां पर एक्टिविटी की जा चुकी है कई बार। यहां पर कई बार वीनस के लिए रेडियो वेव्स भेजी गई है। तो अब तक बात करें तो 21 बार पहले भी भेज चुके हैं, 2006 से लेके 2020 तक का। अभी यहां पर जो इनका गोल्ड स्टोन एंटीना है नासा का, जो खासकर कहां पर है, यहां पर यह मोज़ोव डेजर्ट कैलिफोर्निया के अंदर में। तो यहां पर इसके द्वारा ये रेडियो वेव भेजी गई, तो कई सारी चीजें यहां पर जानने को मिली। ठीक है, कुछ बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं जो कि सुनकर आप लोगों को हैरानी भी होगी थोड़ी सी। अगर इसके बारे में बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यहां पर क्या है कि सिंगल रोटेशन जो होता है इसका, यानी कि जो सूरज के चारों ओर जो ये घूमता है वो तो हो गया इसका एक तरीके से रोटेशन। अगर बात करें इसके रिवोल्यूशन के बारे में, तो रोटेशन सॉरी एक मिनट सुनिए फिर से। यहां पर इसको समझने के लिए आप लोग यहां पर ये वाला देखिए। ठीक है, ये जो अपनी ही धुरी पर अगर कोई घूम रहा है ये तो रोटेशन होता है, और सूरज के अगर चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो रिवोल्यूशन होता है। समझ में आया क्या बोला, रोटेशन और रिवोल्यूशन में डिफरेंस समझ में आया। अपनी ही धुरी पर अगर कोई घूम रहा है वो तो हो गया रोटेशन, ठीक है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो हो गया रिवोल्यूशन। अब आप लोग समझिएगा इसको यहां पर जो मैं बताने जा रहा हूं। तो जो रोटेशन होता है यानी कि अपनी ही दूरी पर जब घूमता है तो ये इतने आराम आराम से घूमता है कि अगर हम लोग बात करें अर्थ के ऊपर जो डे होते हैं तो अपनी ही धुरी पर इसके वो जो डे होते हैं, ये यहां पर इसका जो एक डे होता है ये 243 दिन जब हो जाते हैं पृथ्वी के ऊपर उसके बराबर होते हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर 243 दिन होते हैं, इक्विवेलेंट टू यहां पर एक दिन के बराबर होता है। इतने आराम आराम से ये घूमता है। आप लोगों को पता है ना सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तभी दिन रात आप लोगों को देखने को मिलते हैं चीजें। ठीक है, मौसम चेंज होता है, अपनी धुरी पर घूम रही है तो धुरी पर जो घूम रही है वो तो दिन रात चेंज करते हैं। ठीक है, समझिएगा इसको भी, ये भी कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी का है, इसको भी एक बार बता देता हूं। अपनी धुरी पर जो घूमती है पृथ्वी उसकी वजह से दिन और रात चेंज होते हैं, और सूरज के चारों ओर घूमती है उससे सीजन चेंज होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, तो अपनी धुरी पर घूम रही है तो 24 घंटे में कंप्लीट कर लेती है। एक बार आप लोगों को दिन देखने को मिलता है, एक बार रात। इसका मतलब है जब सूरज जो है वो सामने है पृथ्वी के तो उस टाइम पर जो एक जिस पोर्शन पर सूरज की रोशनी पड़ेगी वहां दिन हो गया, जिस पर नहीं पड़ेगी वहां रात हो गई। ठीक है, तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ज्योग्राफी के पढ़े होंगे। अगर बात करें कंप्लीट जो इसका ऑर्बिट रहता है अराउंड द सन, उसके लिए यहां पर ये 225 अर्थ डेज लेती है। यानी कि हमारी पृथ्वी जो है, जो यहां पर हमारी पृथ्वी पे 225 दिन के बराबर यहां पर ये दिन लेती है चक्कर लगाने में। ठीक है, तो इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारी कंट्री के अंदर क्या बेसिकली पृथ्वी के अंदर 365 दिन का नॉर्मली आप लोग बोलते हैं साल हो गया। तो यहां पर ये कंप्लीट जो करती है चक्कर ये 225 दिन में कर लेती है। तो इसका जो एक डे हो गया यहां पर वो लॉन्गर देन ईयर हो गया। ठीक है, यानी कि एक तरीके से यहां पर अगर इसके डे के बारे में आप लोग बात करिए तो यहां पर जो इसका ईयर है, ईयर छोटा हो गया यहां पर, और डे जो है यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये कि अपनी धुरी पर घूमने में इसको ज्यादा टाइम लग रहा है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में ये जल्दी चक्कर लगा ले रही है। आप लोग बोलेंगे ऐसा कैसे ऊपर है, क्योंकि आप लोग देखिए पृथ्वी ज्यादा दूर है। ठीक है, अगर आप लोगों को रनिंग करने के लिए बोला जाता है, कोई ऐसा गोला जो रहता है उस पर आप लोग रनिंग करने के लिए बोलिए, तो जो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए, यानी कि सबको इक्वल दौड़ना पड़े, जो पास वाला पर्सन है उसको सबसे पीछे दौड़ने के लिए बुलाते हैं, इस वाले को सबसे आगे दौड़ने के लिए बुलाता है और इस वाले को सबसे आगे। ठीक है, ताकि उतना ही दौड़ना पड़े। पर लेकिन यहां पर डिस्टेंस है और फिर भी अगर सारे एक साथ में दौड़ेंगे तो वीनस जल्दी चक्कर लगा लेगा और पृथ्वी देर में चक्कर लगाएगी, ऐसा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अपना रोटेशन इसका लंबा पड़ जाता है, पर लेकिन सूरज के चारों ओर जल्दी घूमता है, तो इसलिए इसका साल जो होता है ए डे लास्ट लॉन्गर देन द ईयर, यानी कि इसका साल जो होता है वो एक दिन से ज्यादा पड़ जाता है इसका, ये समझिएगा। डायमीटर के बारे में अगर बात करें तो 7000 किलोमीटर है, पृथ्वी का कितना है
6,970 किलोमीटर, यानी कि इसको पृथ्वी का एक तरीके से सिस्टर की तरीके से भी इसको देखा जाता है, क्योंकि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि ज्यादा है नहीं है जो इस तरीके से अगर आप लोग देखिए तो लगभग पृथ्वी के इक्वल आप लोग को देखने को मिलेगा। नॉर्मली अगर बात करें यहां पर कुछ और बातें आप लोग जानिएगा, जिस तरीके से पृथ्वी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कोर होता है, मेंटल होता है, क्रस्ट होता है, ऐसे ही यहां पर इसके बारे में भी आप लोग देख सकते हैं। इसलिए यहां पर कई बार इसको सिस्टर प्लैनेट भी बोला जाता है पृथ्वी का, ठीक है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि इस पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट कौन है, तो आप लोग वीनस का नाम यहां पर ले सकते हैं। पर लेकिन पृथ्वी के अपोजिट ये क्या करता है, आप लोगों ने देखा होगा ईस्ट में सूरज निकलता है, ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग हमारी जो देखते हैं, ठीक है, तो ईस्ट में सूरज निकल के छुपता किस साइड में, पता है ना, तो ये भी नहीं पता है, बताइए चलिए, ठीक है। इसके अपोजिट में अगर बात करें यहां पर क्या होता है, यहां पर इसका अपोजिट होता है, ठीक है, वेस्ट में निकलता है और यहां पर ईस्ट में छुपता है, ठीक है। यानी कि ये जो है उल्टा चक्कर लगाता है पृथ्वी के, अगर पृथ्वी जिस तरीके से चलती है ये उसके अपोजिट में चलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट बात है ये आप लोग इसका याद रखिएगा। यानी कि कई बार आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, जो वीनस है वो टिल्टेड है 2.64 अपना जो इसका जो ध्रुव है, और यहां पर पृथ्वी तो आप लोगों को पता है 23.5 के करीब यहां पर टिल्टेड है, ठीक है। अगर बात करें यहां पर इसके अंदर फोस्फीन गैस यहां पर भी देखने को मिली इसके एटमॉस्फेयर में, फोस्फीन गैस अगर मिल जा रही है तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंस ऑफ किसी भी फॉर्म की लाइफ यहां पर मिल सकती है। यानी ये कहने का मतलब यहां पर ये गैस वहीं पर ही निकलती है जहां पर किसी न किसी तरीके का जीवन पृथ्वी पर देखने को मिलता है। अगर नेचर जियो साइंस के हिसाब से हम लोग बात करते हैं तो जियोलॉजिकली एक्टिव है यहां पर कुछ न कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि आप लोगों को पता है यहां पर 37 के करीब एक्टिव वोल्केनो जो है वो यहां पर आइडेंटिफाई किए गए हैं। और यहां पर अगर एक्टिव वोल्केनो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की चीज आप लोगों को यहां पर लाइफ से रिलेटेड भी देखने को मिल सकती है। वीनस जो है ये सेकंड प्लैनेट है फ्रॉम द सन, जो मैंने भी आप लोगों को दिखाया, और अर्थ का ट्विन इसको बोला जाता है, यानी कि स्मॉलर देन अर्थ है पर लेकिन अप्रोक्सीमेट उतना ही है। दिक्कत क्या है, यहां पर बम्बार्डमेंट भरा पड़ा है यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। सल्फ्यूरिक जो एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, आप लोगों को अगर दोनों के नाम बताऊं, जैसे HCl होता है इसको क्या बोलते हैं, और H2SO4 होता है इसको क्या बोलते हैं, दोनों के नाम बताइए, देखता हूं कौन साइंस का स्टूडेंट है वो तो कम से कम बताएगा। और वैसे भी क्या साइंस तो यार सभी पढ़ते हैं 10th तक, तो बताइएगा जरूर इसके बारे में, ठीक है। इसका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके बारे में बात करें तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अगर बात करते हैं पृथ्वी के कंपेयर में, ठीक है। अगर बात करें रोटेशन का, मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो याद रखिएगा, एक तो है वीनस और एक है यूरेनस, ठीक है। ये देखिए एक हो गया वीनस और एक हो गया यूरेनस। ये लास्ट से दूसरे नंबर, ये पहले से दूसरे नंबर पर है और ये लास्ट से दूसरे नंबर पर है, तो ये अपोजिट घूमते हैं पृथ्वी के, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। इनका कोई मून भी नहीं है, जैसे पृथ्वी का तो खुद का मून हो गया चंदा मामा, ठीक है। कोई रिंग भी नहीं है इनके चारों ओर, जैसे यहां पर आप लोग देखते हैं सैटर्न्स में आप लोगों को रिंग देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी, या कोई कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में मैंने समझा दी। अभी अगर कंफ्यूजन रहा तो फिर दिक्कत है, ठीक है। अगर फिर भी अगर लगता है कोई कंफ्यूजन है तो उसको बताना जरूर, ताकि उसको कंप्लीट समझाया जा सके। बस बेसिकली कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी टॉपिक में अगर कंफ्यूजन है तो फिर वो चीजें आप लोगों के माइंड में घूमती रहेगी, यार इसका क्या होता था, उसका क्या हो सकता था। तो जहां पर भी कंफ्यूजन हो उसको वहीं पर ही रोककर आप लोग कंफ्यूजन को अपना बेसिकली कंप्लीट करना है, ठीक है। उसको कंफ्यूजन को आप लोग वहां पर खत्म करना है, तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, ओके। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में। ये जो रिपोर्ट है बात करिए ग्लोबल मेथेन असेसमेंट के बारे में, यानी कि ग्लोबल लेवल पर जो मेथेन है उसका असेसमेंट करना है, क्योंकि मेथेन जो होती है वो जब यहां पर बात करें क्लाइमेट के ऊपर काफी ह्यूज इंपैक्ट डालती है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेथेन के बारे में बात करें तो इसको CH4 के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग देख भी सकते हैं, 4 H हो गए और एक कार्बन, ठीक है। इसी के साथ में CO2 के बारे में बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको आप लोग बोलते हैं। तो यहां पर इनको कंपेयर कर देखा जाता है, और ग्लोबल मेथेन असेसमेंट जो यहां पर ये बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ द जो मिटिगेटिंग यानी ये खत्म करना जो मेथेन एमिशन है उसको, तो उसके बेनिफिट और कॉस्ट के बारे में बात की जा रही है। ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई यहां पर क्लाइमेट एंड जो क्लीन एयर कोएलिशन के द्वारा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर। मेथेन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेगी, पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर टेम्परेचर बढ़ता है काफी ज्यादा, फ्लेमेबल है जो कि यूज की जाती है फ्यूल के लिए भी, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ये डिके भी हो जाती है, ऑर्गेनिक मटेरियल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग बातें और आप लोगों को जानने को मिलेगी। कुछ अगर बातें मैं करूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि मेथेन जो है ये बड़ी ही जल्दी एटमॉस्फेयर में ब्रेक डाउन हो जाती है, पर लेकिन जैसे ये मेथेन जो है वो ब्रेक डाउन होती है एटमॉस्फेयर में, तो इसमें से जो निकल के चीजें आती हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और वाटर की वेपर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये कि अगर ये ब्रेक डाउन होती रहती है तो जल्दी जल्दी ये इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती रहती है। तो इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस जो है मेथेन, ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में भी जाएगी तो भी ग्रीन हाउस गैस यहां पर आप लोगों को बनती नजर आएगी। तो इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है उसके ऊपर बात की जाती है। तो ये बेसिकली यहां पर इसीलिए यहां पर बात की जा रही है, ठीक है।
अगर बात करें यहां पर मोर, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कई बार यहां पर क्रिटिकली इसको टारगेट करने की कोशिश की जाती है ताकि ग्रीन हाउस गैस को रोका जा सके, क्योंकि अगर CH4 है यहां पर तो ये माना जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में 28 टाइम ज्यादा है ये इफेक्टिव आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहां पर इसको कंट्रोल करना चाहिए, ऐसी स्टडी बता रही है, एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, मेथेन ज्यादा नुकसान यहां पर पहुंचा रही है। ग्राउंड लेवल ओजोन टाइप ऑफ क्रिएट यहां पर कर देती है। मतलब क्या है, जैसे ओजोन लेयर काम क्या करती है, बाहर से जो हार्मफुल रेज है उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है ताकि अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो पृथ्वी पर न आए और आप लोगों का जीवन जो है वो सुरक्षित बता रहे, किसी तरह कोई कैंसर वगैरह न देखने को मिले। सोचिए अगर ये ओजोन जो लेवल है, यहां पर ओजोन लेयर है O3 टाइप में, अगर ये ऐसी एक लेयर जो है पृथ्वी के अंदर ही बन जाए तो पृथ्वी के अंदर जो भी हार्मफुल गैस है उनको बाहर जाने से ही रोकेगी, ठीक है। जिससे चलते वहीं पर ही सारी चीजें इकट्ठी होती रहेगी, पृथ्वी का जो टेम्परेचर वो और ज्यादा गर्म होता रहेगा। इसके चलते क्या होगा, और ज्यादा यहां पर पृथ्वी जो है वो आग का गोला बनता चला जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि यहां से ये निकले बाहर, ठीक है। बात की जा रही है कि अगर रिकॉर्ड लेवल पर ये पहुंची अभी लास्ट ईयर 30% ज्यादा वार्मर यहां पर चीजें इसी की वजह से हुई। जो CH4 है यहां पर ये आज की डेट में बात करें तो यहां पर ये कई सारे जो मटेरियल हैं, जैसे कि जो आज के डेट में घास फूस पत्तियां जो हैं उनका जब डीके होता है, जब वो गलते सड़ते हैं उसमें से निकलती है, ठीक है। इसी के साथ से यहां से जो गैस होती है, यहां पर जो सीपेज ऑफ द गैस जो होता है यहां पर ये अंडरग्राउंड जो डिपोजिट होता है, कहते हैं कि कई बार इसको दबा दो। यहां पर आप लोगों ने देखा होगा, अगर गांव से आप लोग बिलोंग करते हैं, मुझे तो अभी याद आता है, जब जैसे गांव में जैसे गोबर वगैरह होता है ना, उसको गोबर को इकट्ठा करते हैं खाद बनाने के लिए, ठीक है। तो वो जो उसका खाद बनाया जाता है उसको आप लोगों ने देखा होगा कई बार, वो लंबे समय तक अगर वहां पर पड़ा हुआ है उसको जब भर के खेतों में ले जाया जाता है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा एक तरीके से काफी लार्ज स्केल पर ये चीज देखने को मिलती है। कई बार जब ये गोबर भरना होता था तो कई बार मतलब मेरे ताऊजी जो थे तो वो भरा करते थे, तो मैं सर पे रख के उसको डाला करता था कई बार। तो ये जो चीजें थी फिर खेत में ले जाके इसको डाला करते ताकि खेत जो है वो अच्छा खासा हो जाए। तो वो उसमें से काफी एक तरीके से गरम गरम भाप निकल के आती है उसके अंदर से, जब उसको काफी लंबे समय से वो दबा रहता है उसको आप लोग उखाड़ते हो, ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिलती है। तो ये सारी जो कंडीशन वहां पर निकल कर आती है सामने, तो ये काफी बड़ा इंपैक्ट डालती है। अगर इन्वायरमेंट के ऊपर आप लोग बात करें तो एक लंबे समय तक अगर अंडरग्राउंड डिपोजिट कर देते हैं तो इंपैक्ट डालेगी, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जैसे कि बात की जाए तो बात की जा रही है यहां पर डाइजेस्ट ऑफ द फूड बाय द कैटल, ठीक है। तो जो मैंने बोला ना अभी ये गोबर वगैरह ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी निकलती है। ऑयल या गैस हम लोग कहीं से निकालते हैं तो मेथेन निकल कर आती है। अगर आप लोग बोलिए जैसे कि अभी यहां पर हम लोगों ने बात की, अगर जो ज्वालामुखी फट रहा है उसमें से आप लोगों को निकलती नजर जाएगी, और वेस्ट मैनेजमेंट में भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो कई सारे ऐसे एरिया हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है, काफी ज्यादा पोटेंशियल है, इंपॉर्टेंट नुकसान पहुंचा सकती है, ये ग्राउंड लेवल पर एक ओजोन तैयार कर सकती है। तो ये मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई दी, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहां पर हम लोग बात करें तो और यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसके बारे में अगर बोलो आप लोगों से कि जो सोर्स जो है वो कहां से निकल कर आते हैं, तो नेचुरल सोर्स मैंने बता दिया, ह्यूमन एक्टिविटीज से मैंने बता दिया कहां से निकलती है। अब मेजर जो सोर्स है आगे, फॉसिल फ्यूल हो गया, कोयला वगैरह ये सारी चीजें, वेस्ट हो गया लैंडफिल ये सारी चीजें, लाइव स्टॉक हो गया जैसे कि एनिमल वगैरह ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यूरोप के अंदर तो फार्मिंग, फॉसिल फ्यूल और वेस्ट मैनेजमेंट की तरीके से होता है। इंडिया के अंदर वेस्ट सेक्टर जो ढंग से मैनेज नहीं किया जाता है उसकी वजह से निकलती है। चाइना के अंदर कोयले की वजह से और लाइव स्टॉक की वजह से, अफ्रीका के अंदर लाइव स्टॉक और ऑयल गैस की वजह से। हर एक रीजन में इसका बाहर निकलने का अलग अलग रीजन है। तो ये एक मोटा मोटा इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम लोग बात करेंगे पर्सन इन न्यूज के बारे में। तो यहां पर आर गौरी अम्मा, तो इनके बारे में याद रखिएगा, केरला की ये पर्सनैलिटी है जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है। तो 102 साल की पूरी शानदार जिंदगी ये जी कर गई हैं, शानदार तरीके से यहाँ पर इनके द्वारा अपनी जिंदगी को जिया गया है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है तो ये जीएसएस पार्टी से यहाँ पर कनेक्टेड थी, उसकी लीडर थी। ये एक पॉलिटिशियन थी, यहाँ पर फर्स्ट रेवेन्यू ऑफिसर केरला की। कोई आप लोगों से मिनिस्टर कोई पूछे केरला कौन थी, मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन काफी एडवोकेट इनके द्वारा किया गया। एक राइटर भी थी यहाँ पर, फाउंडिंग एक लीडर भी थी यहाँ पर कम्युनिस्ट मूवमेंट का केरला के अंदर में, और जीएसएस पार्टी की हेड भी थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर बात करें केरला में बेस है यहाँ पर ये, अगर इनके बारे में बात करें यहाँ पर ये, तो ये काफी एक रिबेल आउटफुट की लीडर मानी जाती हैं, जिनके द्वारा सीपीआईएम में काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। इनके द्वारा ये फर्स्ट फीमेल थी, जैसे किरण बेदी जी को बोलते हैं फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर, फर्स्ट फीमेल लॉ मिनिस्टर, ठीक है, जो कि इजवा कम्युनिटी से निकल कर आती थी। मिनिस्ट्री थी जो यहाँ पर इनके द्वारा 1957, 1967, 1980, 1987, तो ये कई सारी मिनिस्ट्री इनके द्वारा लीड की गई। कांग्रेस लेड कैबिनेट 2001 से लेकर 2006 तक का, ठीक है, तो मिनिस्टर बनी। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जाए, फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट जो पार्टी की गवर्नमेंट आई 1957 में, तो यहाँ पर EMS यह है नाम हुदैरी पट, ठीक है, तो इनके द्वारा जब लीड की गई तो उसके अंडर भी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही, एक मिनिस्टर रही, ठीक है। इसी के साथ में बात की जाए यहाँ पर ये इनके द्वारा
काफी सारा और काम किया गया केरला के अंदर। अग्रेरियन जो बेसिकली अग्रेरियन जो कम्युनिटी है उनके लिए बिल लेकर आया गया। लैंड रिफॉर्म के बारे में काम किया गया। लॉन्गेस्ट सर्विंग वुमेन लेजिस्लेटर है केरला की असेंबली के अंदर में। ओल्डेस्ट वुमेन मेंबर है असेंबली के अंदर में। इसी के साथ में ओल्डेस्ट वुमेन मिनिस्टर भी देखने को मिलती थी इनके द्वारा। जो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, कोई ज्यादा सोचने का, ज्यादा दिमाग लगाने का कोई काम ही नहीं किया। नहीं कहते कि सिंपल वे में साधारण तरीके से असाधारण काम कर देना। ऑटोबायोग्राफी लिखी, सोचा कि टाइटल क्या रखे, सीधा लिख दिया आत्मकथा। ठीक है, नॉर्मली ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा अपने आप लिखी। 2011 में इसको साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया। तो ये कुछ बातें हैं जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। पॉलिटी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, और ये जो पॉलिटी की न्यूज है ये अभी काफी इंपोर्टेंट है, खासकर इससे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं अगर कोई चीज न्यूज में है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात की जा रही है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में ऐसा क्या आ गया न्यूज में आने वाला, तो ये समझ लेते हैं क्या क्या बात यहां पर की जा रही है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को लेकर। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अभी रिसेंटली एक्टिंग जो चेयरपर्सन यहां पर अपॉइंट किए गए हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, इनका नाम है जस्टिस प्रफुल्ल जो चंद्र पंत है। इनको पीसी पंत के नाम से भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया था 1993 में, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंफर्म किया गया यहां पर जो पेरिस प्रिंसिपल है, जिसके चलते यहां पर जब ह्यूमन राइट की बात करते हैं तो पेरिस में यहां पर 1991 में देखने को मिला कि यहां इस तरीके से चीजें आप लोगों को लेकर चलनी है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, स्यूमोटो एक्शन लेते हैं अपने आप ही, यानी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, यहां पर अपने आप ही यहां पर स्यूमोटो एक्शन भी ले लेते हैं। ठीक है, बात करें यहां पर पिटीशन के थ्रू भी आप लोग यहां पर जा सकते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है, फेलियर है स्टेट, या फिर प्रिवेंट करते हैं ह्यूमन राइट वोलेशन को। इसी के साथ में यहां पर ये रिसर्च भी करते हैं, इसके ऊपर अवेयरनेस फैलाते हैं और एनकरेज करते हैं एनजीओ को इसके एरिया में काम की जाए। एक चेयरपर्सन होता है, 4 मेंबर होते हैं और 4 डीम्ड मेंबर होते हैं। तो ये इसका एक तरीके से कॉम्बिनेशन आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बात की जाए तो यहां पर अगर किसी को क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो चेयरपर्सन जो होना चाहिए वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां पर चेयरपर्सन बनाए जाते हैं। पंत साहब जो अभी बनाए गए यहां पर, इनका नाम याद रखिएगा। इनसे पहले कौन थे उनका नाम आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ये था डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया। आइए अब देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया ताकि लंबे समय तक आप लोग याद रख सकें। एक इंपॉर्टेंट महान पर्सनैलिटी के बारे में जाना, आगे 4 इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोगों ने देखी, कई सारी बातें हम लोगों ने समझी। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने अफगानिस्तान के बारे में जाना, डैम वगैरह ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। नेशनल न्यूज में हम लोगों ने भुखमरी की क्या कंडीशन है वो समझी। सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट भी कई बार पूछ ले आते हैं। स्टेट न्यूज के अंदर हम लोगों ने जो डिसेबल्ड पर्सन के बारे में जाना। इकोनॉमी में हम लोगों ने समझा बैंकिंग के द्वारा कुछ क्रिएट किया गया है, और ये तो शानदार न्यूज थी जिसमें आप लोग कई सारे कॉन्सेप्ट भी आप लोग को जानने को मिले, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट में बात करें तो मेथेन को कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में कई सारी चीजें समझी, जो कि आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर गौरी अम्मा जी के बारे में जाना और एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी और यहां पर हम लोगों ने समझी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड। अब क्वेश्चन है जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं, इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि यहां पर चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछा कौन से नंबर के हैं, ये कब हुई ये वोट, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, किसके द्वारा हराया गया ये पर्सनैलिटी बताइए, किन 2 पर्सनैलिटी को ये अवार्ड दिया गया ये बताइए, डैम कौन कौन से रिवर पर है ये बताइए, यूडीआईडी का फुल फॉर्म, यूडीआईडी की फुल फॉर्म बताइए, असेसमेंट ये रिपोर्ट का नाम बताइए पूरा, किसके कोएलिशन में कंप्लीट की गई है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, और कौन जज है जिनको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, ये बोल देना देखा नहीं है। ठीक है, आंख बंद कर लेना, पीछे मत देखना, क्वेश्चन के आंसर देना है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, जीएसटी की जो मीटिंग कौन से नंबर, सॉरी जीएसटी बोल रहा हूं, G7 की मीटिंग कौन से नंबर की है, और यहां पर कब ये फॉर्म किया गया है, स्टैंडर्ड और पुअर के द्वारा हमारी रेटिंग क्या बताई गई है, हमारी कंट्री में जो रेटिंग एजेंसी किसके अंडर आती है, तमिलकम के बारे में मैंने आप लोगों को बताई दिया, ये क्वेश्चन भी है जिसका आंसर आप लोगों को देना है। इसी के साथ में यहां पर डिसीजन के बारे में बताना है कि किसके द्वारा लिया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड। ठीक है, यहां पर परमिशन के बारे में आप लोगों को बताना है किसके द्वारा परमिशन ली गई कोविड-19 के चलते ड्रोन को यूज करने की, कौन सी मिनिस्ट्री इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड है। तो आंसर देख लेते हैं, आर्टिकल 76 है अटॉर्नी जनरल के बारे में। 47th G7 मीटिंग देखने को मिल रही है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, 47 जैसे ही लग रहा है, यूके के द्वारा लीड किया जाएगा। 1975 इंदिरा गांधी जी के टाइम पर क्रिएट किया गया था, ऐसे याद रखना। ठीक है, स्टैंडर्ड और पुअर के द्वारा BBB हमारी रेटिंग बताई गई है। हमारी कंट्री की रेटिंग एजेंसी जो है वो सेबी के अंडर यहाँ पर रजिस्टर रहती है। तमिलकम के बारे में बात की तो तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, ये लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो याद रखिएगा GS सिक्योरिटी इसके द्वारा यहाँ पर ही देखने को मिलती है, GSAP। ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा ड्रोन की बात की गई है, और जो इको सेंसिटिव जोन है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये था टोटल बेसिक डिस्कशन, यहां से जाकर PDF डाउनलोड कर लेना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, रेट जरूर दीजिएगा कैसा लगा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।